everybody and welcome back to SK Manikis and we're back again with something new and special. And आज का जो हमारा टॉपिक है that is about what is the difference between Newton's and Einstein's concept of gravity. न्यूटन ने first of all gravity को introduce किया था as an invisible kind of force जो कि between any two bodies in the universe act करती है and gravity को propagate करने के लिए act करने के लिए between any two objects in this universe किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है. बट लैटर ऑन ओनली वी रियलाइज्ड इन द 20th सेंचुरी कि न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी नॉट इन ऑल सर्कमस्टांसेस होल्ड करती है एंड तब वहां पे हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी चाहिए विच इज आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश्ड इन 1915 10 years after his publication on the special theory of relativity. लेकिन जो आइंस्टाइन ने न्यू कंसेप्ट दिया अबाउट ग्रेविटी, हाउ वाज दैट कंसेप्ट डिफरेंट फ्रॉम न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि 1666 में व्हेन वी रीड द स्टोरी ऑफ द एप्पल फॉलिंग ऑन न्यूटन्स हेड एंड एवरीथिंग, तब न्यूटन ने बताया था कि एक्चुअल में न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जो कि बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स एक्ट करेगी एंड इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है विद सच अ क्वांटिटी जिसे मास कहा जाता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी एज न्यूटन स्टेटेड इन हिज प्रिंसिपिया. And this force is proportional to the product of masses of the body and यहाँ पे ये inversely proportional हो जाएगी to the square of distance between them. इसका मतलब अगर हम distance between them double से increase करते हैं तो यहाँ पे strength of this force will be reduced by 1/4 and that is the thing. लेकिन न्यूटन ने किया क्या? उन्होंने सिर्फ एक बेसिक इक्वेशन दिया जिससे हम strength of the gravitational force between any two objects in the universe calculate कर सकते हैं. And Newton stated it himself कि उन्हें reason नहीं पता कि gravitational force exist क्यों करती है, because everything in this universe, whatever physical quantity or whatever you see, इसके एग्जिस्ट करने का एक रीजन होता है, एक पर्पस होता है. सो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज? एज इट इज कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल कि एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट, या फिर अगर इसको रिवर्स में देखें तो अगर हमारे सामने कोई भी इफेक्ट दिखता है तो उसका कोई ना कोई कॉज होना चाहिए. लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक होल, तो वो कैसे होता है? वो एक स्टार से होता है. दैट इज द थिंग. तो यहाँ पे न्यूटन को ये नहीं समझ आ रहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट करती है तो ये क्यों एक्ट करती है, एंड इवन इफ देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन बोथ द बॉडीज, तब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे प्रोपगेट करती है, कैसे ट्रैवल करती है, यानी कि व्हाट इज द रियल मैकेनिज्म बिहाइंड ऑल दिस सिस्टम व्हिच ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. एंड उन्होंने बस एक बेसिक इक्वेशन दे दिया व्हिच वाज एक्सप्लेनिंग ग्रेविटी. तो यहाँ पे बाद में फॉर years and years later on, for centuries and centuries, these equations worked well under each and every circumstance, but later they failed and they were contradicting with the special theory of relativity. जब आइंस्टाइन ने 1905 के पेपर में उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की इन हिज रिसर्च पेपर ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, तो वहां पे आइंस्टाइन completely changed our ideas about space and time, that he no longer required the idea of absolute space and absolute time. कि जिस स्पेस एंड टाइम के बारे में न्यूटन सोचते थे अबाउट एब्सोल्यूट स्पेस, अबाउट एब्सोल्यूट टाइम, कि स्पेस इज एब्सोल्यूट, यानी कि अगर हमारे पास एक स्पेसिफाइड लेंथ है तो each and every object, each and every body and each and every meter stick will measure the same length. If I say कि ये certain object 2.0 मीटर लॉन्ग है, so this thing is just universal fact कि ये 2.0 मीटर लॉन्ग है, यानी कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मेरे लिए ये 2.0 लॉन्ग है एंड किसी और के लिए ये 3.0 मीटर लॉन्ग है. एंड सो वाज विद द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट टाइम. ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन 1 second on earth is same as 1 second on sun, it is same as 1 second in any the galaxy या फिर at the edge and corner of the universe. तो ये जो एब्सोल्यूट एंड स्पेस एंड एब्सोल्यूट टाइम का जो हमारा कंसेप्ट था that failed with the modern electrodynamics. Actually में it is now said to be classical electrodynamics or rather call it Maxwell's electrodynamics. कि जो एब्सोल्यूट स्पेस एंड एब्सोल्यूट टाइम
which then led to the concept of ether and everything that failed with Maxwell's equations. And फिर आइंस्टाइन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया यूजिंग हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि ना ही हमें जरूरत है एब्सोल्यूट स्पेस एंड एब्सोल्यूट टाइम की, एंड ना ही हमें जरूरत है फॉर अ कंसेप्ट लाइक ईथर कि लाइट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो आइंस्टाइन ने बताया कि एक्चुअल में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, एंड फिर क्या होता है कि उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। तो यहाँ पे आइंस्टाइन बेसिकली सॉल्व द प्रॉब्लम एंड ऑल्सो कंक्लूडिंग कि स्पेशल रिलेटिविटी का इसके बेसिक दो पोस्टुलेट्स होते हैं। जो पहला दैट इज कि हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रिमेंबर हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हमारे लॉज होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, एंड द अदर पोस्टुलेट इज कि हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम होती है। अब अगर नाउ लेट्स हैव अ लुक एट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि लेकिन न्यूटन ने तो ये बताया था कि दिस फोर्स देयर इज एन इनविजिबल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। क्या होगा अगर मैं एक बॉडी को यहां से उठा के यहां पे रख दूं, दैट इज मैंने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो फोर्स डिक्रीज होनी चाहिए। बट लेट्स हैव अ लुक एट इट कि इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये चीज इंस्टेंटली होती है, यानी कि एज फास्ट एज इनफाइनाइट स्पीड। तब आइंस्टाइन डिड नॉट रियली लाइक दिस आइडिया कि और वो सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी इन्फ्लुएंस फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट हो सकती है, because the law doesn't really apply just to particles। कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई भी वेव या फिर कोई भी पार्टिकल, it should not cross the boundary that is the speed of light, it should not cross this speed limit। तब आइंस्टाइन for years and years he was trying to search a new gravitational law। वो बेसिकली क्या सर्च कर रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे प्रोपगेट करती है। अगर मैं मैकेनिज्म समझ लूं ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज तो शायद मुझे समझ आ सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस स्पीड से प्रोपगेट करती है। क्या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रॉन्ग है या फिर क्या मेरी स्पेशल रिलेटिविटी में कोई मॉडिफिकेशन चाहिए। तब आइंस्टाइन वर्कड फॉर इयर्स एंड इयर्स टिल ही फाउंड अ न्यू ग्रेविटेशनल लॉ, जहां पे एक बार आइंस्टाइन ने बताया था अबाउट द हैप्पीएस्ट थॉट ऑफ हिज लाइफ एंड दैट वाज व्हेन ही डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट इमेजिन किया था कि इमेजिन योरसेल्फ बीइंग इन एन एलिवेटर इन स्पेस, और फिर क्या बेसिकली होता है कि ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं ऑन अर्थ अवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जी। तो यहाँ पे अर्थ पे अगर ग्रेविटी की बात करें तो इसको मेजर करते हैं बाय जी इक्वल्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। फिर व्हाट आइंस्टाइन इमेजिन कि अगर मैं एक एलिवेटर में हूं जो कि स्पेस में रखा है विच इज फ्लोटिंग इन स्पेस एंड आई एम ऑल्सो फ्लोटिंग इन दैट एलिवेटर, देयर इज नो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर सडनली क्या होता है कि वो एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता है बाय द एक्सेलरेशन g which equals 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब क्या होगा ऑब्वियसली मैं डाउनवर्ड फोर्स फील करूंगा एंड ये एक एक्सेलरेशन होगी which will be g equals 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आइंस्टाइन कंक्लूडेड दैट ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन आर द सेम थिंग्स। तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी can cause acceleration and as a whole they are just equivalent thing and that is why this principle is named as principle of equivalence। जैसे वो दोनों postulates of special relativity formed the entire theory of special relativity, वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस को यूज करके आइंस्टाइन ने एक नई थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर की। Now I'll not really go rather into very much kind of details in this कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस को यूज करके आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी फॉर्म किया, बिकॉज दैट थिंग इज रियली कॉम्प्लिकेटेड। बट व्हाट वी नीड टू नो कि फिर आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी को मैं रादर एज एन इनविजिबल फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स इमेजिन करके मैं रादर क्या चूज करूंगा कि लेट्स हैव द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम इन अ एंटायर यूनिवर्स। सपोज करते हैं कि हमारे जो भी यूनिवर्स है वहां पे फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम है। बिफोर आइंस्टाइन्स थ्योरी इट वाज सपोज्ड कि स्पेस फ्लैट होता है एंड अगर इसे टाइम के साथ कंबाइन करें विच वाज लेटर ऑन डिस्कवर्ड बाय अनदर साइंटिस्ट कि दैट्स स्पेस टाइम, तो वो भी फ्लैट कंसिडर किया जाता था एंड इट वाज इसके जो भी रूल्स थे दोज वर गिवन बाय यूक्लिडियन ज्योमेट्री। बट व्हाट आइंस्टाइन सेड
कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री नो लॉन्गर होल्ड्स इन रियल लाइफ, कि जो यूक्लिड की ज्योमेट्री थी वो रियल लाइफ में होल्ड नहीं करती है व्हेन देयर इज ग्रेविटी, कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सब कब होल्ड करते हैं? दीज ऑल लॉज होल्ड ओनली इन द केस of the inertial frames of reference, but I am not dealing with inertial frame of reference, I am dealing with non-inertial frame of reference. ऐसा क्यों? क्योंकि gravity and acceleration are the same thing. अगर मेरा frame of reference तो वहां पे कोई स्पेसिफिक अमाउंट की मैं ग्रेविटी बता रहा हूं, मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं इमेजिन कर सकता हूं एक्सेलरेट कर रहा है, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री डजंट होल्ड। तो इसको टू ब्रिंग दिस इनटू अकाउंट व्हाट आई कैन से कि हमारा जो स्पेस टाइम होता है ये फ्लैट नहीं होता है बल्कि ये कर्व्ड होता है, एंड दैट इज अ केस जहां पे यूक्लिडियन ज्योमेट्री होल्ड नहीं करेगी। तो आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया कि स्पेस टाइम कैसे कर्व होता है? नॉट इन ऑल केसेस इट इज कर्व्ड। तो आइंस्टाइन ने बताया कि एक्चुअल में जब भी इस यूनिवर्स में कहीं भी मैटर होता है या फिर एनर्जी होता है, तो मैटर एंड एनर्जी की प्रेजेंस इस यूनिवर्स के स्पेस टाइम को उस पर्टिकुलर लोकेशन में, उतने स्पेसिफिक रीजन में स्पेस टाइम को कर्व कर देती है, वार्प कर देती है, डिस्टॉर्ट कर देती है। तो वहां पे बेसिकली क्या होगा, यू कैन इमेजिन दिस लाइक अ ट्रैम्पोलिन शीट, जहां पे एक बहुत ही हैवी बॉल रखा जाता है एंड द शीट गेट्स कर्व्ड, एंड फिर जब किसी स्मॉलर विच इज अ वेरी लाइट बॉल को उस कर्व्ड रीजन में लाएंगे, ऑब्वियसली वो फर्स्ट बॉडी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएगी। दैट इज व्हाट आइंस्टाइन सेड कि ग्रेविटी इज नथिंग लाइक एन इनविजिबल फोर्स, जिसे कोई मीडियम नहीं चाहिए। इंस्टेड क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है तो वो स्पेस टाइम को कर्व कर देगी एंड उस कर्व्ड रीजन में, एंड दैट इज द रीजन कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखें तो ग्रेविटेशियल फोर्स जीरो हो जाती है, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये कर्व्ड रीजन का कोई इफेक्ट नहीं आता है। वह तब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ड्यू टू दिस स्पेसिफिक बॉडी वो कर्व्ड रीजन अगेन फ्लैट हो जाता है। सो इट इज रादर गोइंग दिस वे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे द स्पेस टाइम बिकम्स फ्लैट अगेन, एंड दैट इज द थिंग कि जब इस कर्व्ड रीजन में अगर हम किसी भी पार्टिकल को रखते हैं वो इस बॉडी के टुवर्ड्स एक्सेलरेट कर जाते हैं, या फिर रादर इफ यू वांट टू इमेजिन दैट थिंग कि कैसे हेवनली बॉडीज मूव करते हैं, तो here's the sun, here's the curved region, and फिर perpendicular to this, normal to this, the gravitational force obviously इस डायरेक्शन में होगा अगर हम रखते हैं। so this starts orbiting, क्योंकि सन ने हमारे fabric of space time को कर्व कर दिया, वार्प कर दिया, and all the planets are moving around and around that thing. By this I remember the famous quotation by the great physicist Galileo Galilei, जो कि really में which is really interesting kind of कि religion is about how to go to heavens while science is about how heavens go. So in this quotation basically Galileo Galilei बता रहे थे कि religion में तो हम heavens जाने की सोचते हैं, but science is what is science about कि how heavens go, how heavenly bodies are themselves moving, and which was later on unified by Sir Isaac Newton कि जो भी हमारे earthly laws हैं वो सारे सेम हैं as the laws of heavenly bodies, यानी कि जिस law से हमारा एप्पल फॉल करता है on the ground, उसी सेम लॉ से हमारी अर्थ ऑर्बिट करती है अराउंड द सन, एंड द सन इज ऑर्बिटिंग अराउंड द वास्ट कलेक्शन ऑफ स्टार दैट इज आवर मिल्की वे गैलेक्सी। तो फिर राइट नाउ अगेन रिटर्निंग टू आइंस्टाइन्स ओपिनियन, तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने क्या कंक्लूड किया कि अगर मैं एक ऐसी पिक्चर को, ऐसी काइंड के मॉडल को पिक्चर करता हूँ, तब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगी? ये प्रॉब्लम कुछ ऐसे सॉल्व करेगी कि दिस इज आवर बॉडी जो कि स्पेस टाइम को कर्व कर रही है, एंड अगर इसे मैंने मूव कर दिया यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये जो कर्व होगा ये भी मूव हो जाएगा, एंड द कर्व रीजन विल देन बी लाइक दिस। लेकिन जब मैं इसे कर्व करूंगा तब ये जो भी हमारी कर्व रीजन होगी ये किसी सर्टेन स्पीड से ट्रैवल करेगी। इट इज नॉट कि ये कर्व इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा इनटू दिस थिंग, एंड दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग कि फिर ही कैलकुलेटेड कि किस स्पीड से ये नई ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपगेट करेगी, एंड ही फाउंड इट टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि देयर आर इवन अदर काइंड्स ऑफ वेव्स और से अदर काइंड्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस व्हिच ट्रैवल बाय द स्पीड ऑफ लाइट, and that only indicates कि special theory of relativity right है, nothing, no influence or no particle, no wave can travel faster than the speed of light, rather gravitational influence भी due to the warping of space time occur करता है, and this will change with the speed of light as we instantly change the position of the two bodies, and that is how it all occurs.
एंड तो यहाँ पे बेसिकली विच इज द रियल टाइटल, विच वाज द रियल टॉपिक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन्स थ्योरी, कि न्यूटन हैड लेफ्ट द प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड थिंकिंग कि ग्रेविटेशनल फोर्स जस्ट एक काइंड की इनविजिबल फोर्स है, कि इस बॉडी के पास मास है, इस बॉडी के पास मास है, तो मास के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है। दिस वॉज द लॉजिक कि न्यूटन को लगा कि मासेस के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि मासेस अट्रैक्ट कर सकती हैं, बट व्हाट आइंस्टाइन सा वाज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस थिंग, कि मासेस के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि ये डायरेक्टली अट्रैक्ट या रेपल कर जाएंगे, नॉट रेपल एग्जैक्टली, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, इंस्टेड मासेस के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो स्पेस टाइम को कर्व कर जाएंगे। एंड दैट इज द थिंग कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक डायरेक्ट रिजल्ट इफेक्ट नहीं आता है ऑफ मासेस, इंस्टेड इट इज इनडायरेक्ट, कि मासेस तो क्या करना चाहते हैं, मासेस सिर्फ स्पेस टाइम को कर्व करना चाहते हैं, and that curving and warping of space-time later on results to the gravitational force between both of the bodies, and that is the real difference. And remember कि general relativity एक such a theory है जो कि non inertial frame of reference में भी work कर सकती है, because it is a theory about gravity. And always remember कि gravity and acceleration are the same thing. And that was just all for today, and thanks to you always, and Jai Hind, Jai Bharat.